सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि आम इंतखाबात पर छाए शुकूक व शुबहात के बादल छटने दिखाई दे रहे हैं। अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दे दी, मगर सवाल अभी वहीं का वहीं है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख को ही होंगे या फिर तारीख बदली जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 90 रोज में कराने की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हल्का बंदियों का अमल 29 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो आज ही इस मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करे। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन का सदर को जवाब देना बज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी है। आज समाअत में पीपल्स पार्टी भी 90 दिन की दुहाई देती दिखाई दी, जिस पर अदालत के रिमार्क्स ये थे कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग ताखीर के जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने ईवान सदर जाकर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। ज़राए का दावा है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही इंतखाबी तारीख देने पर इसरार किया जा रहा है। देखना यह है कि इंतखाबात किस तारीख को होंगे। इसी अहम खबर से आगाज करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं या लॉ एक्सपर्ट हैं और सैयद अजमल शाह साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा कि इससे पहले तो हम ये बड़ी बहस देखते रहे किसका इख्तियार है किसका नहीं है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन पर एतबार किया जा सकता है? पहले खुद जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा, अब वो फरवरी में ले जा रहे हैं। इससे पहले कहते रहे कि हमारे पास रकम नहीं है, रकम का तकाजा पूरा करते अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई दी है तो फिर कहा जी अमन व अमान का मसला है। तो इलेक्शन कमीशन की नीयत ही लगता है इलेक्शन करवाने की कभी नहीं रही। ऐसा है कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी उसमें एक बात जो उनके आर्गुमेंट्स के दौरान या जजेस के सवालात से जो हम अखज़ कर सकते हैं वो ये थी कि ये बात तय है कि ये अख्तियार सदर मुमलिकत का था कि रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के बाद सदर मुमलिकत को डेट इलेक्शन के लिए देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन उस डेट पे जिम्मेदार है इलेक्शन कराने। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और आज सुप्रीम कोर्ट में यही तय हुआ कि आप जाके सदर मुमलिकत को कंफर्म कर लें। अब सदर मुमलिकत 11 फरवरी से आगे तो नहीं जा सकते, उससे पहले में अगर सदर मुमलिकत कुछ दिन पहले कर लेते हैं तो कर सकते हैं। वो अख्तियार ये तय है कि सदर मुमलिकत का था इलेक्शन की डेट देने का। ठीक, याया फरीद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये तो बड़ी बहस होती रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा वाज़ेह कहा कि ना तो मैं पाबंद हूं, ना मैं सदर के पास जाऊंगा, ना उनसे मुशावरत की ज़रूरत है। जब इलेक्शन एक्ट आ चुका है तो उसके बाद अब इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन क्या नजर आती है आपको? कोई दो राय नहीं है और ना तो कभी ये दो राय थी कि जो अनाउंसिंग अथॉरिटी है इलेक्शंस की वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है दैट ही हैज टू अनाउंस द डेट। इशू इस बात पे था कि वो डेट को सेट किसने करना है, क्या वो इलेक्शन कमीशन करेगा या वो सदर पाकिस्तान करेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक आर्गुमेंट थी कि देखे नया सेंसस आया है, उसके बाद एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस होना है, हम जो एग्जैक्टली 90 दिन बनते हैं उस पर इलेक्शन नहीं करा सकते, बट हमें ये इलेक्शन जनवरी के एंड में या फरवरी में करा सकते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नई खबर है, क्योंकि यही बात तो हम पिछले 4 महीने से सुनते आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था 30 नवंबर को डीलिमिटेशन पूरी होगी और हम विद इन 2-3 मंथ्स इलेक्शन करा देंगे, और आज यही हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो आज फैसला किया है वो फैसला एक पॉजिटिव फैसला है कि अनाउंसिंग अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बात कहता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लूप में रखना जरूरी है कि जिसने अनाउंस करना उसको पता ही ना। जब उन्होंने मुशावरत की बुलाने का, जिस तरह होता है ना, वो कहते हैं मेरी जूती आती है, जिस तरह कहते हैं गुस्से में, उन्होंने कहा मतलब सदर होते कौन है, जाने की भी जरूरत नहीं है, तो आज फिर मुशावरत के लिए क्यों गए? कहते सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब नहीं, हम एक्ट आ चुका है, हम मुशावरत नहीं करते, हम तारीख देंगे, जो हम दे रहे हैं बस वही है। देखिए एंड में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, वो 30 जनवरी को कराएं या 11 फरवरी को कराएं। अगर तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो
और उसमें जो सिटीजन्स जिन्होंने ये वोट करना है वो उस डिलिमिटेशन को अप्रूव ही नहीं करते इलेक्शंस को का बाद में क्या होने वाला है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखे डेवलप हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे देखिए इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहीं ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन जो डेट अनाउंस करना चाहती है या जिस डेट पे वो एग्री कर रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं और सदर पाकिस्तान एक नई डेट अनाउंस कर दे। उनका फैसला ये इलेक्शन कमीशन को था कि आप सदर के साथ जाएं, एक मुशावरत करें और जो आप डेट जिसके ऊपर आप इत्तफाक रखते हैं वो डेट अनाउंस कर दे। तो ये तो एक बहुत अच्छा एक डिसीजन है कि कंसेंसस डेवलप हो रहा है। साहब का ये कहना कि सब कसूरवार हैं, उसमें उन्होंने सदर को भी कहा, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बीच में मुर्दे इल्जाम ठहराया कि ये खिलाफ वर्जी हुई आइन की खुली, उसमें सब जिम्मेदार हैं। देखिए जिम्मेदार सब, अगर आप कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की है जो डिबेट होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट में भी डिबेट होनी चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो होने थे क्या उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज और आपके दीगर अदारों ने क्या किया, क्या कुछ किया, क्यों। उसकी वजह यह है कि देखिए विद इन 2 months जनवरी भी आ जाएगा, फरवरी भी आ जाएगा, इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट उसामा बात यह है कि इलेक्शंस होने के बाद क्या होने वाला है। क्या आपको लगता है कि इस बारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस इलेक्शंस को उस पे एग्री करेंगी? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस डेवलप होगा? मुझे जो नजर आता है वो ये नहीं है। मुझे नजर ये आ रहा है कि इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज इसको रिग्ड इलेक्शंस कहेंगी, फिर से वही प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने पिछले इलेक्शंस में देखी थी और एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप होगा। इंपॉर्टेंट ये देखिए, सब पॉलिटिकल। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अब ये जो बात कर रहे हैं याया फरीद साहब, आमिर ज़िया साहब, इलेक्शन कमीशन का एक गैर मुतनाज़ा, गैर जानिबदार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना तो अभी बहुत दूर लगता है। वो तो तारीख ही जितना मुतनाज़ा हो गई, बार बार खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, उसके बाद खुद तारीख दी, उससे फिर गए, फिर सदर ने तारीख दी, उससे फिर गए, मुशावरत तक नहीं की। हमें हर चीज़ नजर आया कि हर जगह वो गलत साबित हुए। अब वो जो लोग कहते थे जस्टिस उमरता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकती, हमने देखा कि पूरी करारदाद पास हुई, उस पर दस्तखत हुए कि जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत न करे। अब जस्टिस काजी फैसल साहब के बारे में क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है कि जी मुशावरत करें, इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए वरना हम तारीख देंगे, ये बातें अब अगर सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो फिर तो उमरता बंदयाल साहब दुरुस्त थे। और नून लीग जो कहती रही कि जी सदर का इख्तियार नहीं है, ये अबूरी सदर हैं, या मैं सुन रहा था कामरान मुर्तज़ा साहब आज सेनेट में कह रहे थे, सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो कहते रहे कि जनाब सदर को इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि खुद इन्होंने इलेक्शन एक्ट पास करने में किरदार अदा किया जिसमें यह था कि जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होगा, सदर के पास नहीं होगा। आइन के खिलाफ खुद इलेक्शन एक्ट इन्होंने पास किया। तो ये सर आमिर ज़िया साहब क्या होता रहा ये सब? देखिए, एक तो बड़े दुख की बात यह है उसामा साहब कि हम लोग वहाँ पर तनाज़ा खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पे तनाज़े की ज़रूरत असूली तौर पे नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में इंतखाबात जैसे मामलात होते हैं ना, वो क्लॉक वर्क की तरह चलते हैं कि जी असेंबली डिज़ोल्व होगी, अगर अपने वक्त पर हुई तो इतने दिन में इलेक्शन होगा, ज़रा सा पहले हो गई तो इतने दिन में होगा। हमारे आइन में तमाम बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर खुसूसी जो है सूरत हाल पैदा हो गई थी, और सूरत हाल इस वजह से थी कि हमारी ये मरदूमशुमारी हुई और अब इंतखाबात को मरदूमशुमारी के उसके बाद होना चाहिए था, हल्का बंदियों के बाद होना था। तो उसमें इस तरह की ताख़ीर जो थी वो मुतवक्को थी। लेकिन इसमें जो मुझे एक हैरत होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक हमारी आइनी वो है इंस्टीट्यूशन है, उसका जो रवैया रहा है, या उन्होंने जो जिस तरह से इबलाग किया, अवाम से इबलाग किया, सियासी जमातों से इबलाग किया, या सदर मोहतरम से इबलाग किया, तो उसमें तो उनके किरदार पे आप देखें कि उन्होंने अपने आप को बिला वजह तनाज़े में धकेल दिया। मुझे ऐसा शब्द जो समझते हैं, और भी अगर आप वकला से बात करें, देखें आइन में एक तो होती है प्राइमरी लेजिस्लेशन या कोड लेजिस्लेशन, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। और वो आइन हमारा बड़ा वाज़ेह कि जी सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी स्केड्यूल को जारी करना है। अब अगर आपने मतलब कोड लेजिस्लेशन छोड़कर आपने एक ज़िमनी इलेक्शन एक्ट बनाया और उसके तहत आप कहें कि जी वो जो आइनी किरदार हमने सदर को दिया था वो हमने उठाकर ईसीपी को दे दिया, तो वो एक मतलब है एक क्वेश्चन मार्क होगा। और जब भी आप देखें कि उस चीज़ को करेक्ट किया आज सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब सदर से मुशावरत भी ज़रूरी है, सदर का एक उसके अंदर रोल बनता है, तो आप उसको मिन्हा नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर हो सकता है कि बतौर शख्सियत आरिफ अलवी साहब लोगों को नापसंद हों, लेकिन बात यह है कि आपके सदर का जो ओहदा है वो अलामती भी है, लेकिन बड़ा प्रेस्टीजियस है, वो सदर मुमलिकत है, रियासत का, अफवाज पाकिस्तान का हेड है वो, ठीक है ना। तो उसको आपको वो पसंद हो ना हो, आपको उसका आईनी किरदार बनता है, सिंबॉलिक बनता है, जैसा भी बनता है,
आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी और आपको उससे मुशावरत करनी पड़ेगी। तो सही। होना ये चाहिए, मैं ही समझता हूँ। एक होता है ना कि हर खराबी में एक उसकी खूबी की सूरत है। आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टांस लिया है, उससे आप देखें वो गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए जो कल तक थी। और कल भी अगर आपको याद हो, मैंने आप ही के प्रोग्राम में इस बात का तस्करा किया था कि इंतखाबात जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो जनवरी के आखिर में, फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि और कोई मतलब है मारवाए आइन आप काम नहीं कर सकते एक हद तक। अब वो आप उस नहज पर आ गए कि इससे ज़्यादा अगर वो ताख़ीर करते तो फिर जी मार्च में आपके सेनेट के इलेक्शन होने, ठीक है ना। तो वो चीज़ें तमाम की तमाम आपको लाइन करने के लिए तो ये अच्छी बात है कि गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो। और अब जो है हर इदारा और हर शख्सियत जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमल करे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, बस मैं एक दो लफ्ज़ और बोलूँगा, वो ये कि अगला चैलेंज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने में इतने तनाज़े खड़े कर दिए है ना, तो उसका अगला चैलेंज जो है और जो उससे कहीं बड़ा चैलेंज है कि हाउ टू मेक श्योर के इलेक्शंस जो हैं वो साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से होते हैं। यहाँ से हम फिर कहानी शुरू करेंगे अगले राउंड में। जी अमजद शाह साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में? अब तक को शुबात, पहले ये सदर को कहा गया आप तारीख देने का इख्तियार नहीं रखते, अटॉर्नी जनरल आज मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, यही हमने इलेक्शन कमीशन का देखा। क्या इनसे कोई बाज़पुरस हो सकती है, कोई एहतसाब हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं इतराज़ ये भी आ रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, निगरान काबीना में लोग हैं किसी खास पार्टी के, इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेता है, एक जमात है वो किसी तरह से कोई असेंबली नहीं कर सकती, कहीं किसी घर में भी वो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इस पर तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश नजर आता है। तो जो तारीख ही नहीं दे पाया, अपनी जो उसकी मेन आईनी ऑब्लिगेशन थी उस पर ना सिर्फ ये कि उसने अमल दरामद नहीं किया बल्कि ढिठाई दिखाई, आज तो कम से कम हमें आज की हियरिंग से ही साबित हो रहा है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को क्या कहना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का अगर ऐसा किरदार ना होता तो हर इलेक्शन के बाद जो हारने वाले हैं वो जुलूस, जलसे और एक उनका नई तहरीक शुरू हो जाती है कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं है। तो ये इसी वजह से होता था कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो कहते जरूर हैं कि ये बिल्कुल शफाफ इलेक्शन कराएंगे, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आता कि ये इलेक्शन शफाफ करा सकेंगे। यही अफसोसनाक बात है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इलेक्शन अभी देखिए इंडिया में होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं और ममालिक जो है वहां होते हैं, वहां पे इलेक्शन के बाद अपोजिशन वाले अपना रोल प्ले करता है और हज़्ब इक़्तिदार वाले अपना रोल प्ले करते हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि जो हज़्ब इक़्तिदार होती है वो भी अपने आप को चोर समझते हैं और जो हज़्ब इख्तिलाफ होती है वो शोर मचाते हैं। दूसरी दफा दूसरे अगर हज़्ब इक़्तिदार होते हैं तो वो अपने आप को मतलब पूरे 5 साल तो उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए कि अपोजिशन उनको एक ही बात कहती है कि इलेक्शन हमें धांधली करके जिताया गया। अब आज तक 1977 को देखें, फातिमा जिन्ना के इलेक्शन को देखें, मुजीबुर रहमान के इलेक्शन को देखें, फिर उसके बाद वाले 77 के इलेक्शन को देखें, 85 और उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर, मुझे बताएं ना किसी एक इलेक्शन के बारे में कभी सब ने कहा हो, कंसेंसस हो कि ये इलेक्शन बड़े शफाफ और बड़े अच्छे तरीके। तो हमारा तो ये बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की, 70 साल में हम इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं करा सके और आइंदा भी मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन के होने के बाद भी ये हालात नहीं होंगे जो 2013 के बाद थे या 2018 के बाद। तो क्या करना चाहिए? 2024 में भी यही हालात बिल्कुल सही होना ये चाहिए कि इसमें, हाँ मैं ये समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि वो वाले इदारे जो बहुत ताकतवर हैं उनका रोल मिनिमाइज होना चाहिए। जिस दिन उनका रोल मिनिमाइज होगा उस दिन जो है बाकी इदारे काम बेहतर करना शुरू करें। बिल्कुल सही। या फरीद साहब, अब अगर सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि नहीं आपने कह दिया, मैंने तो 6 नवंबर कहा था, उस पर भी आपने कुछ भी नहीं किया, एक मैंने तजवीज़ दी थी, लेकिन अब आप खुद कह चुके इलेक्शन कमीशन के जनवरी का आखिरी हफ्ता, तो आप उसी की तारीख दें। आप मिशन पहले कई दफ़ा फिर चुका है बात से, अक्टूबर का भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा रकम मिल जाए तो हम इलेक्शन करवा देंगे, फिर कभी अमन अमान, वो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, वो तो अलग बात रही, लेकिन एक शख्स एक दफ़ा झूठ बोले, फिर झूठ बोले, फिर झूठ बोले, फिर झूठ, लगातार झूठ बोलता रहे, फ्रॉड करता रहे, धोखा देता रहे, अपनी बात से फिरता रहे, तो उसका एतबार तो नहीं किया जा सकता। अब जब 11 फरवरी कह रहे हैं तो खुद पहले अभी हाल ही में कहा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, तो अगर सदर कहने कि आप जनवरी के आखिरी हफ्ते पर आए तो फिर क्या हो सकता है?
उसामा साहब, मुझे लगता है कि कभी कभार शायद हम थोड़ा सा मिसकंसीव करते हैं सिचुएशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत कसूरवार ठहराते हैं। देखें, इलेक्शन एक्ट की तरमीम इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, पार्लियामेंट ने की। मतलब कि आम पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइडेड फॉर एन अमेंडमेंट इन द इलेक्शन एक्ट। इलेक्शन कमीशन में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं आमिर ज़िया की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, उनके एनालिसिस से, लेकिन मैं ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि देखें, जहां सदर पाकिस्तान के ऑफिस की रिस्पेक्ट है, उसी तरीके से आपने हमेशा इस बात को भी सोचना है कि इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। करवाने ये इलेक्शन कमीशन ने है। आज से 4 महीने पहले खदशा ये था कि इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करेगी। वो हो गया, उन्होंने कहा 30 नवंबर को हम डीलिमिटेशन खत्म कर देंगे। उन्होंने डीलिमिटेशन भी शुरू कर दी, फिर उन्होंने जनवरी फरवरी की एक डेट भी दे दी। तो मुझे लगता है कि कभी कभार एक अनफेयर क्रिटिसिज्म होती है। जनवरी का आखिरी हफ्ता, जनवरी लास्ट उनकी स्टेटमेंट थी, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, एंड में उसामा साहब, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। ये एक पूरी एक प्रोसेस है जिसने आपके अगले 5 साल का जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको सेट करना है। आप इसको इस तरीके से ना समझें कि 90 दिन की डेट थी तो उसको लिटरली इंटरप्रेट कर लेते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को खुद ही डेवलप कर देते हैं, क्योंकि जिस अदारे ने इलेक्शन कराने हैं वो तो कह रहा है कि हम रेडी नहीं है, हमारे पास फंड्स का प्रॉब्लम है, डीलिमिटेशन का प्रॉब्लम है, सेंसस का प्रॉब्लम है, और आप कहें कि उसको इग्नोर कर दें क्योंकि सदर पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल ने ये पावर दी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पाकिस्तान में इंडिया की तरह का कोई बेसिक लॉ या बेसिक डॉक्ट्राइन नहीं है। हमने उसको रीड करना है हार्मोनियसली। हमने एक क्राइसिस खुद नहीं करना। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो सुप्रीम कोर्ट को फिर खामोश रहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था इस बारे में कुछ, कि इलेक्शन कमीशन को करने देना चाहिए था जो वो करना चाहता है। एक दूसरा यह कि आइंदा इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। 90 दिन आइन अगर कहता है तो इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि क्या हमारे पास रकम इतनी है या नहीं है, हमारे पास अमन मान की सूरत हाल ऐसी है या नहीं है, हम तैयार हैं या नहीं है। हमें तो यह कहा गया कि आइन में जब दर्ज है तो इलेक्शन कमीशन की एक जिम्मेदारी है कि मुल्क में इलेक्शंस करवाना, और उसके लिए इसको हर वक्त तैयार होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई असम्बली खत्म होगी, असम्बली तहरील होगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सोचेगा क्या मुल्क में ऐसे हालात हैं, हमारे पास अमला है या नहीं है, हम करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। तो हमेशा फिर जब तक वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पोजीशन में नहीं आता तो फिर हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ये इख्तियार फिर इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में इंटरवीन तो नहीं करना चाहिए था आज। उसामा साहब, लेकिन देखें, सेंसस जो है वो अनाउंस इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया था। ये जो नया सेंसस था ये तो अनाउंस सीसीआई ने किया था। तो फिर तो आप सीसीआई से पूछें कि आपने इतना थोड़ा टाइम के अंदर अनाउंस क्यों किया सेंसस। मैं तो एग्री कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को फिर आज नहीं मुदाखलत करनी चाहिए थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है, या इलेक्शन कमीशन की डेट पे हम नहीं मानेंगे, या उन्होंने कब कहा कि आपको तो 90 दिन में कराने थे, आपने बहुत लेट। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप मुशावरत करें प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि जो अनाउंसिंग अथॉरिटी है इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार किया था मुशावरत से, तो वहां गलत है इलेक्शन कमिश्नर। फिर देखिए, ये मैं इस बात के साथ एग्री करता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम है। प्रेसिडेंट ने अनाउंस तो करनी है डेट, लेकिन वो जो डेट सेट करनी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई खुले फायर नहीं मार सकते कि वो कह दें कि आप 90 दिन में कराएं, और इलेक्शन कमीशन कह रही है कि सेंसस जो है वो अनाउंस हो गया सीसीआई से। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने क्राइसिस डेवलप नहीं करना। अगर आपने क्राइसिस डेवलप नहीं करना तो अदारों को मिलकर और यूनानिमसली कंसेंसस के साथ चीजों को करना पड़ेगा, ताकि आपके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, पहली बात। सेकंडली, कि आपके अगले 5 साल स्टेबल गुजरे, रादर देन ये कि आपके सड़कों के ऊपर धरने हो और उसमें कहा जाए कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी। अगर आपने एम्पायर को साइड पे रखना है तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड रीच टू फॉर अ कंसेंसस। बिल्कुल सही। आमिर ज़िया साहब, जो बात आपने की थी कि इस पर अगले राउंड में बात करें, वो अगला राउंड शुरू हो गया सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और जो अमजद साहब फरमा रहे थे कि ताकतवर हलकों को इस पर थोड़ा सा सोचना होगा, उनको थोड़ा पीछे हटना होगा। लेकिन अगर एक तसलसल जो मैंने पहले अर्ज किया सर, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का अब तक किरदार है, क्या ऐसा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकेगा? अरे ये बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ पर इलेक्शन की तारीख के ऐलान में जो है तनाज़ा खड़ा हो गया, और अब तक हम लोग इस बात पे मतलब बहस कर रहे हैं कि जी किसका क्या किरदार था। तो आप सोचें कि हमारी ये मामलात को कितना जो है उलझा दिया गया है, और डोर को बजाय सुलझाने के मजीद हम उलझा देते हैं। और उसमें हमसे मुराद ये होती है कि जो हमारे की प्लेयर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनका अगर इबलाग सही होता, जब सदर मुमलिकत ने फ़र्ज़ करें बुलाया था उनको, बजाय इसके कि आप मना कर देते और आप मतलब अमरीकी उससे मिल रहे हैं, सफारतकार से मिल रहे हैं, बरतानवी से मिल रहे हैं, तो आप उनसे भी मिल लेते
और उनको जाके मजबूरियां बताई जा सकती थी। बहुत सारी बातें जो होती हैं अगर आप शाइस्तगी से और खुले दिल से रखें मुल्क के मफाद में तो मेरे ख्याल में असर करती हैं। कोई भी जो लोग इतने अहम उहदे पे बैठे होते हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं बैठे होते। तो यहाँ पर ज़रा सा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस बेसिक काम में उन्होंने उलझाव पैदा कर दिया। अब दूसरा जो उससे बड़ा काम है, देखिए एक तो ये होगा कि रन अप टू द इलेक्शन को भी देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उसमें क्या उनकी जिम्मेदारी है कि ये ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लगे कि जी उसके लिए मैदान हमवार है और दूसरी जमात को लगे कि नहीं जनाब, जैसा कि अभी आप फरमा रहे थे कि उसको ना जलसे की इजाज़त है या मतलब है। और आपको और चीज़ें भी देखनी होंगी उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि जो इंतखाबी स्केड्यूल के बाद हर जो पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी कि जी फलां NA में उसको इतने पैसे खर्च करने, उसको एक्सीड तो नहीं कर रहे वहाँ पे, मतलब है बहुत ज़्यादा दौलत का। खैर हमारे यहाँ जो इस वक्त हिसाब किताब है ये चीज़ें भी देखनी। फिर इलेक्शन डे को मैनेज करना कि उसके अंदर जो है मतलब एक फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा हो। लेकिन अगर आपने रन अप टू द इलेक्शन को सही तरह से मैनेज नहीं किया और उसमें किसी जमात को ये शिकायत हुई कि जनाब हमें तो आपने कैंपेन ही नहीं करने दी, हमारा तो कैंडिडेट ही नहीं निकल सका था, तो फिर एक इलेक्शन, जिस बात का भी खदशा हमारे बाकी दो दोस्त कर रहे हैं कि फिर एक बिलावजह मुतनाज़ा हो जाएगा और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत है इससे काम की ताकि हम अपनी मईशत को बहाल कर सकें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकें और इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। उसकी पहली शर्त यह कि इंतखाबात हों, अच्छे साफ शफाफ माहौल में हो ताकि जो अगली हुकूमत आए वो उस मैंडेट के साथ आए कि सख्त फैसले कर सके। और इसमें सिर्फ ये बात सिविलियन हुकूमत की नहीं, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि उसके बाद मिलकर काम करें और ये इस बहस में ना उलझें कि जी कौन बाला दस्त है और कौन जेर दस्त है, क्योंकि जब तक हमारे इदारे, जमहूरी इदारे, सिविलियन इदारे और फौजी इदारे मिलकर काम नहीं करेंगे आप पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। तो वहाँ पर सबका रोल बनता है क्योंकि हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, वो फ्लॉड हैं, वो कमज़ोर हैं। तो उनको अपनी कमज़ोरी दूर करने के लिए यकीनन उस तरफ देखना होगा कि जहाँ पे ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज हैं और ज़्यादा मजबूत मुस्तहकम हैं। तो मैं जो खाका देखता हूँ कि जो भी खाका बनेगा उसमें आपको जब तक मिल के काम नहीं करेंगे और अगर मतलब है कि बिला वजह के वो तनाज़े खड़े हो गए तो हम लोग फिर वहीं पे खड़े होंगे जो हमने 4 साल पहले के ज़ाया किए, 5 साल हम दोबारा अगले 5 साल भी ज़ाया कर देंगे। जी अब अमजद शाह साहब, आज की समात में एक चीज़ और वाज़ेह हुई कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि सदर के पास इख्तियार है तारीख देने का, तो फिर इलेक्शन एक्ट की सर ज़रूरत क्या थी वो बनाने की? आज जब ये चीज़ वाज़ेह और ये चीज़ आई भी सामने तो उसके बाद ये बात आई कि जी वो एक्ट है, ये आइन है, आइन सुप्रीम है, उसके मुताबिक चलना होगा। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी उसने फिर क्या सोच के सर आपकी नज़र में ये सारा कुछ किया था कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने की इस बारे में कोशिश की, जबकि आइन बड़ा वाज़ेह था सदर के हवाले से? अली जफर साहब को आज कोर्ट का एक सवाल उनसे ये भी था कि क्या आपने जो इलेक्शन एक्ट बनाया गया है अभी इसकी वायरिस को चैलेंज किया है? तो अली जफर साहब ने कहा कि नहीं, मैंने चैलेंज नहीं किया उसकी वायरिस, क्योंकि उसकी वायरिस को अगर वो चैलेंज करते तो यकीनन वो आइन से मुतसादिम था, तो उसका फेट कुछ और होता। तो ये इस आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें ये बात भी हुई कि इलेक्शन एक्ट के हवाले से और इसकी वायरिस के हवाले से भी बात हुई। अब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे, मतलब मैं तो उन सारों को मैंने देखा है कि सारे मुतमईन नजर आते हैं कि 11 फरवरी ठीक है, चले डेट तो आ गई। और फिर हमारा आइन जो है उसका आर्टिकल 254 जो टाइम है, अगर टाइम पर जो आइन ने दिया हुआ है और उस पर कोई एक्ट नहीं होता तो उससे उसको हम इनवैलिड नहीं कर सकते। तो ये है कि इसके ऊपर भी जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब हम इसको ओवरकम, ये इस परेशानी को कर लेंगे 90 डेज वाली को, जिस तारीख को भी होता है इलेक्शन हो जाए और प्रोसेस आगे चले, पीछे वाली चीजें जो डिले हुई, जो कुछ हुआ उस पर मट्टी डालें, उसको छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि तमाम पार्टीज इस वक्त इस बात पर राजी हैं कि जो डिले हुई है इसको छोड़ दें, किसकी वजह से हुई इसको भी छोड़ दें, बस एक डेट दें जिस पर इलेक्शन हो जाए और साफ और शफाफ। अच्छा, इस बात पे आज मुझे कंसेंसस कराया। ठीक है, आज चूंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक साहब भी थे तो उन्होंने भी कहा जी हम भी फ्रीक बनना चाहते हैं, तो उसमें एक वक्त में ये भी बात आई कि जी फिर आपने हल्का बंदियों का क्यों कहा? तो उसमें तो लगता है या सब के पीपल्स पार्टी भी एक तरह से खुद जो आप बात कर रहे थे कि जानबूझकर पहले आप करते हैं कि जिसमें डिले हो सके और उसके बाद आप आ जाते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। उसामा साहब, मैं आपके पिछले सवाल का भी एक वैसे जवाब दे दूं कि देखिए इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 और 58 तो हमेशा से मौजूद था,
पहले सिर्फ ये था कि उसमें था कि इलेक्शन कमीशन ने डेट जो है वो डिसाइड करनी है विद दी एडवाइस और विद प्रेसिडेंट की मुशावरत के साथ। और अगर आपको याद हो तो जब पंजाब और केपीके के इलेक्शंस की असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी तो सदर अलवी ने इलेक्शन कमिश्नर को जो खत लिखा था उसमें उसी सेक्शन का जिक्र किया था, सेक्शन 57 और 58 का, और उसी सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आई है। तो कभी भी इलेक्शन एक्ट के इन सेक्शंस को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया है सच, क्योंकि इम्पोर्टेंट एज आई सेड अर्लियर कि मेरा लीगल ओपिनियन इस पे ये है कि सदर पाकिस्तान बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट इज द अनाउंसिंग अथॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन का रोल इसके अंदर ना तो इग्नोर कर सकते हैं और ना आप उनको एक सुपरसीड करके उनको बिल्कुल ही आप कर दें कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकेले ही कराते फिरते रहेंगे। तो उनका एक रोल है और ये यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। मैं अपने बाकी दो कोलीग्स के साथ एग्री करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अब हम फ्यूचर का देखें। इंपॉर्टेंट इज अबाउट what is going to happen in the next year because that will set the course for next 5 years। बहरहाल हमने बड़ा एकदम इस्तेहकाम देखा पिछले 1-1.5 में कि जो चीज़ें आइन में दर्ज थी या जो भी एक्ट हुए समझ नहीं आ रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है लिख कर दें, लिख कर हमें देंगे आप और उससे आगे पीछे नहीं हो सकेगा। ये भी शर्म की बात है हमारे इदारों के लिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये कहना पड़ रहा है कि जी आप लिख कर देंगे, क्योंकि आपका कोई एतबार नहीं है कि आप किसी वक्त भी फिर सकते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है। या फरीद साहब लॉ एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अमजद शाह साहब मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, आपने वक्त दिया सर, आप दोनों का शुक्रिया। आमिर जिया साहब हमारे साथ होंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ कौन कौन सी पार्टी अब झुकती चली जा रही है, इसकी क्या वजह है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की बात कर रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। कहते हैं सियासत के पहलू में दिल नहीं होता और यह भी कि सियासत में कोई मुस्तकिल हरीफ या हलीफ नहीं होते। मुखालिफ जो हैं वो दोस्त बन जाते हैं, दोस्त मुखालिफ हो जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान आया है जो बहुत दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मकाम सदर हैं राना फारूक सईद साहब, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दीगर जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। आमिर जिया साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अभी चंद हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी थी, अब नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी जाने को तैयार है। इतनी जल्दी सारे मामला बदल जाते हैं? मेरी गुजारिश ये होगी कि हर सियासतदान के हर बयान को बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ होता ही है कि आप देखें जिस तरह के दावे किए जाते हैं और जिस तरह के अलाइनमेंट्स की बातें की जाती हैं उसको लोग अक्सर अगले ही दिन भुला देते हैं, और हमने ये चीज़ बारहा होते हुए देखी। क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, ये भी सवाल है कि क्या PTI क्या चाहती है। और PTI इतनी मुश्किलात का शिकार है, क्या वो समझेगी कि ये वक्त आ गया है कि जो उन्होंने सख्त एक मौक़िफ़ रखा था कि हमें पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी और हमने नून लीग से बात नहीं करनी, उसमें वो कोई लचक का मुजाहरा करेंगे? तो मेरे ख्याल में अभी बहुत क़बल वक्त है, क्योंकि अभी ये बात भी क्लियर नहीं है कि PTI को किस हद तक जो है कैंपेन में आने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, और वो कौन उनके अफराद होंगे ऐसे कि जिनको टिकट मिलेगा, और वो क्या हर हल्के में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकेंगे। ये भी एक सवाल है कि क्या उनके पास इलेक्शन डे को मैनेज करने के लिए कारकुन होंगे नहीं होंगे। तो बहुत सारे सवाली निशान है। PTI के लिए कोई भी जो मंजिल है वो इतनी आसान नहीं है। और जबकि उनकी लीडरशिप जो है आप देखें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल में है, उनकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ लीडरशिप जो है वो छोड़ चुकी है पार्टी को, तो उसके बाद आपको नज़र ये आता है कि उनके लिए जो है मैदान मुश्किल से मुश्किल तर होता गया है। अब आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये होगी कि अगर आप पुराना ज़माना देखें कि जब PTI नहीं हुआ करती थी बतौर तीसरी फोर्स के, तो फिर जो एक रिवायती मुकाबला होता था वो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का हुआ। अब सर बहुत से तो बीच में दावेदार भी आ गए आमिर जिया साहब, और उन्हीं में से एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, और फिरदौस आशिक अवान साहब हमें ज्वाइन किया है। फिरदौस साहब, ये जो अब बात आ रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो सबके साथ बशमूल तहरीक इंसाफ नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, तो आपसे अगर पीपल्स पार्टी राब्ता करती है तो आप भी नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की तरफ देख सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इन्हीं जमातों के वो मुतासरीन और इन्हीं जमातों के उस बारियां लगा के इक़्तिदार में आने वाली जो सियासत थी उससे मुतनफ़र होकर तीसरी जमात PTI ने जन्म लिया था। और PTI के जो इस वक्त विक्टिम्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज होकर उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है। 9 मई के बाद जो
अलमनाक वाक़या हुआ, उसके बाद जो उस नजरिए और उस बयानिए के मुखालिफ थे, उन्होंने अपनी सियासत को कंटिन्यू करने के लिए अगर ये पीपल्स पार्टी या बाकी दीगर जमातों से अलहाक और इत्तेहाद करने थे तो हम इनका हिस्सा बन जाते। हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और एक इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के साथ हम इलेक्शन में निकले हैं और हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत में 76 साल से हो रहा है, अब नहीं, ये नहीं चलेगा और अब ये पाकिस्तान का जमहूरी स्ट्रक्चर जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बारियां लगाने की सियासत, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने की सियासत और फिर पहले आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दें उन नायबज़दगान को और फिर उसके बाद आप कहेंगे वज़ीर आज़म तो मैंने बनाया था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि उस पूरे 16 माह का जो उनका फेलियर था या जो उनका सर्विस डिलीवरी कोलैप्स था या जो गवर्नेंस का पूरा उनका स्ट्रक्चर जिस तरह जमीन बोस हुआ इन 16 माह में, तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार आप हैं। तो लिहाजा जो जमात ऑलरेडी अवाम को दर्द और जख्म देने में मुलव्वस रही हो, वहाँ हम जो है वो जाके कि आंसू पहुँचने की बजाय अवाम की नफरत और अवाम वो जो रवैये हैं शिद्दत पसंद, उनका हिस्सा हम क्यों बने। हम किसी का बैगेज नहीं उठाएंगे, हम अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन के मैदान में आएंगे और हम अपने निशान शहीन के परों पे बैठ के ऊंची उड़ान करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख में हम अपना हिस्सा भी लेंगे और अपने जो इलेक्टेबल्स हैं या हमारे जो कारकुनान हैं या जो हमारी क़यादत इलेक्शन लड़ेगी, तो सब जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, तरक्की और खुशहाली में करावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, हाल ही में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि अभी ये IPP नई पार्टी है, इसके कुछ उस तरह के विंग्स नहीं है, अभी तो इनका कोई उस तरह का नज़रिया नहीं है, तो ये हमारा उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो आपने बात की कि जी ये बारियाँ लगी हुई हैं 76 साल से या नैबज़दा हैं, लेकिन अभी जो सबसे अहम रहनुमाओं में ओन चौधरी साहब हैं, वो हर मीटिंग में हम इनको देखते हैं, वो भी और दीगर का भी हिस्सा थे, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शंस भी लड़े। तो फिर वो क्या हुआ कि उसके बाद अलग पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि ये नून लीग के हल्के ये कहते हैं कि चूंकि अब हमारे पास अपने इतने लोग हैं तो हम इन लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, वरना काबीना में भी हमने लिया था ओन चौधरी साहब और दीगर लोगों को, हमने मिलकर इलेक्शंस भी लड़े थे, लेकिन अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो जब वहां से ठुकराए गए तो फिर IPP बनानी पड़ी। ये तो आपका नुक्ता नजर है और मैं इसको बहुत शिद्दत से मुस्तरद करती हूँ। बात यह है कि ओन चौधरी जब कैबिनेट का हिस्सा बने तो IPP उसका वजूद नहीं था, उससे पहले कैबिनेट में बैठे हुए थे और उसके बाद जो है वो PMLN के साथ मिल के अगर सियासत करनी थी तो प्रो नवाज शरीफ जो वोट या पहले से मौजूद उनकी एक सपोर्ट थी, तो हमें तो जितना भी सियासत के अंदर अपने जोरे बाजू पे अपनी ताकत को इकट्ठा करना है, वो हमारा एंटी नवाज शरीफ नैरेटिव है। तो एंटी नवाज शरीफ जो फोर्सेज हैं या वह हमारी धड़ेबंदी की सियासत है, हम 70% जो देहात के हल्के हैं वहाँ धड़े चलते हैं। जो नून का धड़ा है वो PTI को या किसी और जमात को वोट नहीं डालेगा। अच्छा। और जो PTI या हमारा IPP का धड़ा है वो नून को वोट नहीं डालेगा। अच्छा। तो ये एक रवायती सियासी उस अखाड़े के अंदर खींचातानी रहती है। तो जो सियासी खिलाड़ी है उनको पता है कि इलेक्शन वाले दिन जब साफबंदी होती है तो प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ बयानिया जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो मुतहरक होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कश्ती में जा बैठे जो पहले लोडेड है और वो खुद तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबे। ठीक है, नून लीग पहले किसी ऐसी कश्ती में नहीं जाए। सही है, सही है। चले, नून लीग में पहले इतने लोग हैं कि वो और जाएंगे तो डूब ही ना जाए। हमें चूंकि कैसर अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और पार्लिमानी कमेटी के सरबराह भी रहे। कैसर साहब, ये फरमाइएगा कि एंटी नवाज शरीफ इतना वोट बैंक है पंजाब में कि IPP भी उसमें आकर एडजस्ट हो सकती है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, इलेक्शन है, सबके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। हर किस्म का अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हर पार्टी का हक है, वो देगी। और इस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर हैं, जिन्होंने जो जलसा किया आते ही उनको, और बहुत से बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वेलकम किया और उनकी बातें सुनने के लिए बेताब थे। हमारे सुप्रीम लीडर है। तो देखिए, इलेक्शन में ओपन मौका मिलना चाहिए, इनका हक है। ये तरीके से काम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं लोगों को। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई पार्टी हमारे मुकाबले में पंजाब में नहीं है। मैं जो अपनी ज़ाती इलाकों में मैं जो देखता हूँ और अपने जाके फिरता हूँ अपने हल्कों में, तो वहाँ देखिए ना, मेरे हल्के में तो इनके तरीके इस्तेकाम के, मेरे साथ जो इलेक्शन लड़ते थे जुल्फ़कार शाह साहब, तो वो तरीके इस्तेकाम में चले गए इनकी पार्टी में, लेकिन उनका कोई है ही नहीं। वो हैं किधर, नज़र ही नहीं आते, ना कोई कंपेन कर रहे हैं, ना कुछ वो। तो इस तरह कैसे वो इलेक्शन में आएंगे? अभी तक तो वो अपीयर ही नहीं हो रहे लोगों के सामने। उन्होंने खुद क्लियर नहीं है, उनका जहन नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। तो बिल्कुल ऑन द निक ऑफ द टाइम में, अगर हम बहुत अरसे से तैयारी कर रहे हैं और बड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये काउंट करती है ये चीज़ें। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस वक्त जो है कि उन्होंने जो पिछले उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो मईशत में बेहतरी हुई, लॉ एंड ऑर्डर में सूरत हाल, जो कराची के सूरत हाल थी, आपको पता है किस तरह उसमें बेहतरी हुई। जी, मैं इस तरह हुई उस पर भी आते हैं। और आप तो खुद बड़े नाक़िद रहे हैं, जो 16 माह PDM के गुजरे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल ने अभी हाल ही में क्या बयान दिया है इलेक्शंस के हवाले से, कितने उम्मीद नज़र आ रहे हैं। अभी उन्होंने सदर से भी मुलाकात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। उसके फौरी बाद जो उन्होंने जो बयान दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जी अच्छी खबर मिल सकती है, वो देखिएगा। फरवरी की सर, सदर साहब ने क्या तजवीज़ किया है? सर, सदर ने कौन सी तारीख तजवीज़ की है? सर, आज हो जाएगा, ठीक होगा। सर, वापस आएंगे? फिरदौस साहिबा, काफ़ी अरसे से इंतज़ार हो रहा है, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए कि जी क्या तारीख आती है आपकी, उसके हवाले से क्या तैयारी है। और आप क्या समझती हैं कि 11 फरवरी की तारीख आ जाती है तो बिल्कुल सही है? देखिए, सारी जो सियासी बंदी है वो शुरू होनी है इलेक्शन का बिगल बजने के बाद। इलेक्शन का बिगल जो है बजना है तो हर सियासी जमात ने अपनी अपनी टीमें मैदान में उतारने के लिए तो शुरू कर देनी है। जो तारीख है इलेक्शन की, इलेक्शन हफ्ता लेट हूँ, महीना आगे पीछे हूँ, वो मैंने नहीं रखता। मैंने इस बात के जो हकीकत है वो ये रखती है कि आपका इलेक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन का एज अ रेगुलेटर किरदार है, कौम जो है उन इलेक्शन की तरफ देख रही है और साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन यकीनी बनाना जो है उनकी जिम्मेदारी है। और केयर टेकर गवर्नमेंट को ये सहूलतकारी देनी है इलेक्शन कमीशन को, और यही उस केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है। अब मेरे भाई ये कह रहे थे कि जुल्फ़कार शाह साहब के हवाले से, देखिए छोड़ के इस वक्त जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो। जी फिरदौस साहिबा, मेरा ख्याल है शायद फिरदौस अशकरम साहब। आपको पता है कि चैलेंजिंग अपने हल्के की सत्कार होते हैं, पता होता है कि अवाम की नब्ज़ को वहाँ का कैसे चेक कर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेरा ख्याल आप कह रही हैं इसलिए बार बार कुछ आवाज़ में खलल भी आ रहा था। कैसर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि लोग अब नज़र नहीं आ रहे, जो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं, उसकी शायद वजह यह है कि वो डिसइल्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। अभी नया नया वो छोड़ कर आ रहे हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती हैं बैठ कर, और वो फिर आते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि वजिया साहबा हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई, तहरीक इंसाफ में थी। तो आपके भी दरवाजे खुले हैं अभी, जो लोग मुनहरिफ हुए या जिन्होंने कुरान पाक पर हलफ भी दिया कि जी हमने कोई पैसे नहीं पकड़े, लेकिन वो नून लीग की तरफ आ गए, और फिर ये भी कहा गया कि किसी लोटे को हम अब नहीं लेंगे, लेकिन आपके दरवाजे भी खुले हैं। अब ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि असल में इशारा ये है कि अब नून लीग को या मियां नवाज शरीफ ऐसी वापस नहीं आए, वो एक डील के तहत वापस आए हैं, और इसी वजह से अब सब हवाओं का रुख
नून लीग की तरफ है, हत्ता कि IPP हो, जब इनको भी हुक्म होगा तो वो आपकी तरफ ही आएंगे। देखिए बात, लोग तो जो भी कहते रहे, असल हवा जो है ना वो नून लीग की तरफ है। लोग ये समझ रहे हैं कि नून लीग जीतेगी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर है, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब भी नून लीग की हुकूमत आई है उन्होंने परफॉर्म किए। अब बात तो ये है कि जब तक कोई लोग सामने नहीं होंगे, कैंडिडेट ही नहीं होंगे, लेकिन 100 दिन के करीब रह गए इलेक्शन। आपसे ही बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो आप तो बड़े नाराज थे कि PDM में जो नून लीग की परफॉर्मेंस थी वो बड़ी 0/0 थी। इसहाक डार साहब पर आप तनकीद करते थे, आप कायमा कमेटी के चेयरमैन थे। सर माइनस में ग्रोथ चली गई, इंडस्ट्री तबाह हो गई, रेमिटेंसेस हमारे नीचे, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे, महंगाई आप देखिए, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सर वो किस तरह से आप जो कह रहे हैं कि हमेशा परफॉर्म किया, ये 16 महीने में तो सर ताकि बदतरीन महंगाई देखी हमने। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई 16 महीने में की हमारी जो हम परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो छोड़ा था ना PTI ने, जो हमें छोड़ा था, देखिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 70 अरब डॉलर की उस वक्त इम्पोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। 30 अरब डॉलर का फर्क इन्होंने छोड़ा था। तो इसके अलावा जो डेफिसिट था वो 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट छोड़ा था। वो आसान नहीं होता। देखिए कोई मईशत एक दिन में कोई भी नहीं ठीक कर सकता, उसमें वक्त लगता है। जो इन्होंने 3.5 साल में 1.5 लाख रुपए फी कस कर्जा था तो वो 3.5 लाख तक पहुंच गया। और ये कहते थे कि अमीरों का पाकिस्तान जोर है, गरीबों का कैसे साहब वो 3.5 साल में ठीक नहीं कर सके, आप 16 महीने में ठीक नहीं कर सके, तो सर अगले फिर 16 महीने में भी नहीं हो सकेगा। मैं वजह उसकी बता रहा हूँ ना। देखिए कि जो जिस तरह हमने स्टार्ट किया, 630 अमीर लोगों को इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का तकरीबन फ्री कर्जा दे दिया। अब ये सारी चीजें, और IMF के साथ समझौता करके उससे मुनहरफ हो गए, तो तमाम की तमाम मुश्किलात इन्होंने हमें छोड़ी। हम तो डिफॉल्ट से बचने के लिए तो करते रहे और दिन रात। मैं नहीं कह रहा कि हमारी परफॉर्मेंस 16 महीने की बहुत अच्छी है, उसमें बहुत महंगाई हुई है, लेकिन और इसहाक डार साहब का भी जो आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पार्टी के अंदर मैं कहता रहा, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आपका सर आ गया। सर बाप पार्टी के हवाले से अगर बात करें, सर यही पार्टी हम तहरीक इंसाफ की तरफ जाते देखते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सेनेट में इलेक्शन में वोट हो रहा होता है, अब यही पार्टी आपके पास आ रही है सर। तो ये वो जो हवा है उसकी वजह से सर ये पार्टी वहाँ मूव करती है जहाँ से इनको पता लग रहा होता है हवा उस तरफ की है। तो तहरीक इंसाफ की हवा थी क्योंकि वो बड़ा उनका एक दौर चल रहा था, कहीं पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा होता है तो वहाँ का दौर, अब आपकी तरफ कैसे साहब आप सुन रहे? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसका रुख अब आपकी तरफ, आपने खुद कहा कि हवाओं का रुख जो है वो इस तरह से कि एक हवा बनती है, तो ये तहरीक इंसाफ की भी थी सर, तभी यही जमात गई थी 2018 में, हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। अब सेनेट में हम पीपल्स पार्टी का साथ भी इसको देते देखते हैं, कभी आप इनसे नाराज थे नून लीग वाले बाप पार्टी से, अब वही पार्टी आपकी तरफ आ रही है, तो जो हवाओं का रुख बनाते हैं उन्होंने आपकी तरफ बना दिया। अब ये बिल्कुल किसी ने करार नहीं दिया। ये लोग देखिए, अगर फर्ज करो लोग देखते हैं कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूं तो कोई मुझे मेरी तरफ करार नहीं देता। अच्छा। वो लोग जो कि न्यूट्रल बैठे होते हैं या सोच विचार में होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें अप्रोच करते हैं। तो ये तो होता है जब भी कोई पार्टी जीतने वाली होती है तो दूसरी तमाम पार्टियों का भी होता है कि हम मिल के 2018 में तहरीक इंसाफ की तरफ सही रुख था सर, लोग खुद ही देख रहे थे। समझते हैं ना किसी ने करा दिया। देखिए मेरे तरफ मैंने 7वां इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ और अभी हम वेलकम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, हम वेलकम करेंगे। बात ये है कि ये इस तरह नहीं होता, जिस तरफ भी जो जिसकी मेहनत हो, जो लोग समझ रहे हो कि ये फलां कैंडिडेट या फलां पार्टी जीतेगी, बाकी तमाम का रुख उधर आ जाता है। और शायद मीडिया ये कहता है कि किसी ने करा दिया। देखिए कोई भी आप खुद हो, आप अंदाजा कर लीजिए कि परफॉर्म तो तब हमने देना है ना। अगर हम जीतेंगे तो हम अपने दोस्तों को या जो हमारे साथ होंगे उनको हम उनके लिए भी काम ज़्यादा मेहनत से करेंगे और उनके इलाकों में भी काम करेंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है पॉलिटिक्स का, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए इस वक्त मुस्लिम लीग का हर कोई मुस्लिम लीग का नाम ले रहा है। पीपल पार्टी को क्या है, पीपल पार्टी को हमारे पार्टनर रहे हैं वहाँ पे, एलाई रहे हैं हमारे, तो आए ना वो लड़े बेशक, उनका उन इलाकों में उनका कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा। आप जरा थोड़ा सा खुद जाके रिसर्च करें, नहीं है। पंजाब इन पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ,
सिंध में ठीक है, उनकी बिल्कुल उनके इलेक्टेबल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध में भी नहीं है, हर जगह की एक नोयत है, अपनी अपनी पोजीशन है। बिल्कुल सही। तो ये बाप पार्टी आ रही है तो वही देख के आ रही है कि यहाँ हमारे यहाँ अगर अलायंस करेंगे तो उनका हुकूमत में आने का और उसके तरह वो जो अलायंस में रहने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी, चलिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सही सर, आपने जो नेचुरल फिनोमेना कहा है, मेरी अक्ल महदूद सी है तो मुझे नहीं समझ आई। आमिर रज़ा साहब मेरे उस्तादों में हैं, उनसे समझ लेता हूँ। सर, ये नेचुरल फिनोमेना क्या है जो अब ये कह रहे थे लोग खुद देख लेते हैं? तो 2018 में फिर तहरीक इंसाफ के पास खुद ही देख लिया था बाप पार्टी ने और उस तरफ जाने लग गए थे। क्योंकि अभी अगर सर हम फैक्ट्स पर देखें तो पंजाब में या कहीं भी इलेक्शंस हुए हैं, जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, उसमें तो नून लीग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, उसमें तो तहरीक इंसाफ बेहतर परफॉर्म करती नजर आई है। चाहे जुलाई में पंजाब के इलेक्शंस देख लें, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन देखें, तो आमिर रज़ा साहब ये फिर किस तरह से नेचुरल फिनोमेना जो है हवा का रुख नून लीग की तरफ होता है? देखिए, हकीकत ये है हमारे मुल्क की सियासत में कि हमारे जो सियासतदान है उसमें से अक्सरियत या बहुत बड़ी तादाद जो है वो सियासी मौका परस्ती का सबूत देती है और बार बार देती है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में जो हम अज़राए मजाक कहा करते हैं कि बलूचिस्तान की असम्बली हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ पे ज़्यादातर वही लोग आते हैं कि जो बड़े ट्राइबल चीफ्स होते हैं, और इनका कोई जो कमिटमेंट होता है वो किसी नज़रिए से, किसी सियासी जमात से नहीं होता, बल्कि इक़्तिदार से होता है। और जहाँ पर उनको इक़्तिदार नज़र आता है, जहाँ पर उनको एक फ़ायदा नज़र आता है, वो उस तरफ का रुख करते हैं। तो ये जो बाप पार्टी हुई या बहुत सारे अभी मैं जो हमें इतलात हैं कि बलूचिस्तान के कुछ बड़े सरदार जो हैं वो नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ वहाँ पर जैसे बलूचिस्तान के अंदर बाप है या कोई और सियासी जमात हो सकती है, उसी तरह सिंध में आप देखिए कि नज़र आता है कि जी क्योंकि एक राइवलरी चलती है MQM की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दही और शहरी सिंध की नुमाइंदगी के मामले के ऊपर, तो MQM जो है वो गालिबन क्या वो नज़र आ रहा है कि वो जो है नून लीग की तरफ उसका झुकाव होगा, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। तो ये किसी नज़रियाती बुनियादों पर नहीं हो रहा होता, ये हो रहा होता है कि कहाँ पर आपको फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा है, और फ़ायदा गालिबन इस वक्त लोगों को नज़र आ रहा है कि नून लीग की तरफ अगर आप जाएंगे तो जो कहते हैं ना कि ज़मा मकां उनके साथ है इस वक्त। और ज़मा मकां से मेरी मुराद ये है कि जब आप देखते हैं कि नैब जैसा तहकीकाती इदारा, उसका रवैया नरम है, अदलिया मेहरबान है, मीडिया जो है उसमें उस तरह का वो नहीं आपको नज़र आता कि पंच नज़र आता जो दीगर बाज़ औक़ात सियासी जमातों की तरफ है, हत्ता कि मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो उनके फेवर में जा रही हैं। तो एक आम तासुर ये नज़र आता है कि जी ये लोग जो हैं ये सिलेक्टेड वंस हैं, ये लोग जो हैं मतलब है कि आकर एक नई गवर्नमेंट, उसमें ज़ाहिर है कि उनका अपना वेट भी है, नून लीग की पुरानी जमात है, फॉलोइंग है उनकी, लेकिन कुछ और चीज़ें भी उनके फेवर में जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं वो मुसीबत में है, वो मुश्किल में है, वो बतौर सियासी जमात अभी नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम चीज़ें देख के जो वो लोग फेंस पे बैठे हुए होंगे उसामा साहब, वो उसी तरफ जाएंगे जहाँ से उनको नज़र आ रहा है कि यार ये पार्टी जो है ये गालिबन ज़्यादा भारी अक्सरियत लेगी। लेकिन अभी कहते हैं ना कि अभी तो मामला शुरू है, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि तब्दीलियाँ आएंगी, सफ़ें बदलेंगी, पीपल्स पार्टी भी अपने कुछ जोर दिखाएगी। हो सकता है कि PTI के किसी फैक्शन को मौका मिल जाए रीऑर्गेनाइज करने का, तो वो भी मैदान में होंगे। IPP भी अपना कुछ कोशिश करेगी, इलेक्टेबल्स का जादू चले। और एक बात याद रखिएगा, इन इंतखाबात में इंडिपेंडेंट का भी बड़ा किरदार होगा, और वो फिर उस वक्त का फैसला होगा कि वो किस तरफ जाएंगे जब इंतखाबात हो चुकेंगे और आपके सामने तमाम सीट्स का मंजरनामा सामने आ जाएगा। जी कैसर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास चंद सेकंड है सर। आप ही के सर कोलीग इरफान सिद्दीकी साहब, बड़े सीनियर कॉलम नवीस मेरे, आप सेनेटर हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी बिरयानी की देग में सबका हिस्सा था। सर अब दोबारा बिरयानी की देग पकती नज़र आ रही है, MQM बाप पार्टी, इनके साथ सर मसाइल हल हो जाएंगे जो 16 महीने में नहीं हो सके? जी देखिए, आपके यहाँ लिमिटेड पार्टी हैं और सबको पता है कि किन का बेस किधर है, कोई इसमें कोई झुकी छुपी बात नहीं है। ओपन इलेक्शन है, इलेक्शन होंगे, और मैं समझता हूँ इस बार हमें पूरी इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और वो फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। 2018 के जो इलेक्शन हुए ना, वो कोई इलेक्शन नहीं थे, हमने खुद वहाँ पे कंटेस्ट किया। आप अंदाजा कर लीजिए, आप चले जाइए मेरे हल्के में, जो मेरे से इलेक्शन लूज जिन्होंने किया है ना, उनकी तो वाल चाकिंग और आज भी दीवारों पे होगी देहातों में, मेरे जीतने वाले को वाल चाकिंग तो बड़ा मुश्किल मामला थे पिछली बार। इस बार मैं कहता हूँ कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह फेयर इलेक्शन होंगे और सब मानना चाहिए, सबको इलेक्शन के रिजल्ट को मान, ताकि कोई मुल्क को हम आगे बढ़ा। अच्छा, आमिर साहब आप जुमला कहना चाह रहे हैं?
मैं एक जुमला ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि 2018 के इंतखाबात बिल्कुल वैसे ही हुए थे जो 2013 के या 2008 के या 2000 उससे पहले के 2 के हुए थे। हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा जो है ना एक कोई डिफरेंट नहीं होता। और आप देखिएगा 24 के इंतखाबात भी वैसे ही होंगे जैसे 2018 के होंगे। जिस हद तक एक तरक्की पजीर ममालिक में शफाफ और बेहतर इंतखाबात हो सकते हैं वही होंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपको तमाशा होता हुआ नज़र नहीं आएगा जी। अच्छा कैसर साहब, आप एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा, जो दूसरा आप फरमा रहे हैं कि जी अब नवाज शरीफ के आने से पोजीशन बड़ी बेहतर हो गई है, तो इससे पहले सर जितने भी इलेक्शंस अभी हाल ही में हुए हैं, यानी जब पीडीएम की गवर्नमेंट बन भी गई थी, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए, वहाँ पर शिकस्त हुई, अभी बल्दियाती इलेक्शन या कोई और ज़िमनी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, तो वहाँ तो हमें नून लीग सर कहीं नज़र नहीं आती। जितने भी इलेक्शन पिछले हुए हैं, अब सिर्फ खान साहब वर्सेस कैंडिडेट, हमारे तो नहीं लीडर खड़े हुए थे, तो वो तो फर्क था ना। अब हर जगह से खान साहब तो नहीं खड़े हो सकते खुद कि वो इलेक्शन, वो उसको आप इसलिए मद्देनजर नहीं रखे। खान साहब खुद हो तो सर पॉपुलर है इसलिए इलेक्शन ले जाते हैं, तो आप भी अपने सारे लीडर खड़े कर दें। नहीं, हम क्यों खड़े करते जब उन्होंने रिजाइन नहीं कर। ये क्या, ये कौन सा तरीका है कि आप असेंबली में जाने के लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहे, आप सिर्फ जहां वो नहीं खड़े हुए वहां भी तहरीक इंसाफ जीती है सर। जुलाई में जो पंजाब में जिम इलेक्शन हुआ, इसके बाद सारी गवर्नमेंट बदल गई। 2 सीटों से जीती, 3 सिंध में 3 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 2 सीटों से पीपल पार्टी जीती। पंजाब में एक आध सीट होगी जिसपे खान साहब खुद नहीं खड़े हुए थे, बाकी तो सारा खान साहब। मैं जिसमें फिर परवेज लाई साहब वज़ीर आला बन गए थे पंजाब में, मैं उस इलेक्शंस की भी बात कर रहा हूँ। तब पहले हमजा साहब थे। खैर सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाइम चुके ख़त्म हो गया। कैसर अहमद शेख नून, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर रज़ा साहब भी हमारे साथ थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।